नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी सरकार जब तक स्पीकर पर कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक तरह तरह के सवाल हवाओं में तैर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि सांसद चुन के आए हों और शपथ में उनको इतनी देरी की गई हो। आमतौर पे होता है, जब नए सांसद आते हैं 2-4-5 दिन में शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है, लेकिन इतनी लंबी दूरी का कारण किसी को समझ नहीं आया। स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का होगा, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का होगा, नीतीश की पार्टी का होगा, इसको भी लेकर कयासबाजी के दौर शायद जारी है। और कहते हैं ना कि कोई नया काम हो और उसमें कोई अपशकुन हो जाए तो थोड़ा बुरा लगता है। इस सरकार के साथ यही हो रहा है। महाराष्ट्र में अजीत पवार अलग मुंह फुला के बैठ गए, शिंदे अलग मुंह फुला के बैठ गए, और सब जैसे नाराज, शादी में नाराज फूफा जो होते हैं, फूफा वाली भूमिका में आ गए और किसी को समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। मोदी जी ने अपनी बहादुरी का पर्चा दिखाते हुए आनन फानन में विभाग बांट दिए और ये दिखाने की कोशिश करी कि भैया ये जो सहयोगी दल है, मैं इनकी कुछ नहीं सुनता हूं, सारे ताकतवर विभाग जो हैं वो मेरे मंत्रियों के पास ही रहेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये जो फैसला है लालू यादव का, क्षमा कीजिएगा, ये फैसला है नीतीश कुमार का, या फैसला है मोदी जी का, या फैसला है चंद्रबाबू नायडू का, वो इसमें सहमति सबकी शामिल है? क्या मोदी ने जो विभाग बांटे, क्या इसमें बाकी सहयोगी दलों की सहमति ली गई या फिर किसी से पूछा नहीं? खट्टर जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को जिन्होंने हरियाणा में बैंड बजा दी, उनको दो सबसे महत्वपूर्ण विभाग देने का मतलब क्या है? और इस बीच में नीतीश कुमार की रहस्यमयी चुप्पी कई सवाल पैदा कर रही है। बिहार में किसी से भी पूछो तो वो ये कहेगा कि लालू यादव खामोशी से बैठने वाले नहीं हैं, वो नीतीश कुमार के पास संदेशा भिजवा रहे हैं, नीतीश कुमार के पास तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो तार जोड़ने वाली बात है, ये संदेशा भिजवाने वाली बात है, ये रिश्ते जोड़ने वाली बात है, ये बहुत परेशान कर रही है, दिल्ली सरकार को परेशान कर रही है कि पता नहीं इसका अंत क्या होगा, ये कहां जाके रुकेगा, क्या वाकई में कोई तार जुड़ जाएगा? नीतीश बाबू के बारे में उनका नाम पलटू राम रखा इसलिए क्या कि वो पलटने में बड़े माहिर हैं, कब कहां कैसे पलट जाए कोई कह नहीं सकता। तो बड़े परेशानी इस बात को लेकर हो रही है, क्या नीतीश बाबू एक बार फिर पलटी मार सकते हैं? और नीतीश पलटी मार गए तो होगा क्या? बिहार में ये बात बड़ा तेजी से फैल रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर विशेष पैकेज का दर्जा नहीं दिया गया तो नीतीश बाबू कोई बड़ा खेला खेल सकते हैं। और क्या फिर अगर खेला खेलेंगे तो सरकार का संतुलन कायम रहेगा या सरकार फंस जाएगी? इन बातों पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ हैं। मैं परिचय कराता हूं। मेरे साथ हैं बिहार के स्थानीय संपादक अभिषेक मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी। अनिल सिन्हा जी अक्सर परिचित हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं। अभिषेक जी, ये जो हवाओं में बात चल रही है कि फिर पलटी मार सकते हैं नीतीश, इसका कोई आधार है या फिर ये बात यूं ही चल रही है कि बात चलनी है? राजनीति में जब इस तरह कर नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा हो तो ये बात हवा में नहीं होती है। और हवा में क्यों इस तरह की बात होगी जब नीतीश कुमार, जिन्होंने अपनी छवि ऐसी बनाई, न जाने उन्होंने कितनी बार पलटी मारी है। और नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, इस सवाल का जवाब कुछ घटनाक्रमों में छुपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने किसको छोड़ा है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या चिराग पासवान को छोड़ दिया? एक वक्त पर चिराग पासवान की पार्टी टूटी, चिराग पासवान के सांसद अलग हुए और पार्टी टूटी तो परिवार भी टूटा। तो क्या इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं थी? इसमें लोकसभा अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है? चिराग पासवान को मैं कवर करता रहा हूं और मैं जानता हूं कि चिराग पासवान बीजेपी से भी इसको लेकर नाराज थे। तो बीजेपी ने चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ा, अभी लोकसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस को नहीं छोड़ा, उनको निपटा दिया। और क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को छोड़ा? 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? चिराग के साथ मिलकर बीजेपी ने क्या खेल किया नीतीश कुमार के साथ? और छोड़ दीजिए उस चिराग मॉडल को और छोड़ दीजिए उस खेल को, बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर खेल किया तो किया। जब सरकार बन गई वो खेल खत्म हो गया, सरकार बन गई, नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए और जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी बिहार में। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के विधायक तोड़ दिए,
तो नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। जीतन राम मांझी अलग हुए और फिर साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं छोड़ा। काराकाट में अभी काराकाट लोकसभा सीट पर क्या हुआ वो आपने देखा है। काराकाट लोकसभा सीट के बारे में चर्चा यह है कि बीजेपी का खेल है और भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ही कह रहे हैं कि इनको तो बीजेपी के 2 सांसदों ने मिलकर हरवा दिया। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं और वो कह रहे हैं पवन सिंह फैक्टर थे, फैक्टर बनाए गए, ये सब जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं छोड़ा है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और तब तो और बेहतर तरीके से जानते हैं जब जेपी नड्डा खुद ही कई बार कह चुके हों कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त होना होगा। रही बात नीतीश कुमार के पाला बदलने की या नहीं बदलने की, सवाल है कि नीतीश कुमार क्या इस बार फिर रिस्क लेना चाहेंगे। इस बार फिर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी एनडीए की जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी है और ठीक है नीतीश कुमार के 12 सांसद जीतकर चले आए लोकसभा में, लेकिन क्या गारंटी है कि जो खेल बीजेपी ने 2020 में नीतीश कुमार के साथ किया वो खेल फिर नहीं करेगी, 2025 के विधानसभा चुनाव में नहीं करेगी। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि बीजेपी और चिराग पासवान दोनों साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि नीतीश कुमार का कद फिर बड़ा हो जाए, नीतीश कुमार फिर बड़े भाई की भूमिका में आ जाएं, सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में बनकर उभरें और नीतीश कुमार को 120 सीटें चाहिए होंगी क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि कम से कम हम 80-100 विधायक हमारे साथ हमारे पास हों। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार अगर 100 से ज्यादा विधायक या 80-100 विधायक जीत कर आ जाते हैं विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का तो सपना एक दशक के लिए कम से कम चकनाचूर हो जाएगा कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो। 5-10 सालों के लिए तो बीजेपी फिर बिहार में कुछ कर नहीं पाएगी और भारतीय जनता पार्टी ये सपना देख रही है कि बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो भाजपा को नीतीश कुमार के साथ रहकर उनको आगे बढ़ने, भाजपा आगे बढ़ने देगी, उससे बीजेपी को क्या फायदा होगा। तो नीतीश कुमार को अंदर अंदर काटने की कोशिश भाजपा ने की है और ये बात कोई अंदर की बात नहीं है, ये खेल खुलकर सामने आ चुका है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार 120 सीट कम से कम चाहेंगे कि विधानसभा में उनको लड़ने के लिए मिले। अब यहाँ जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, यहाँ बीजेपी भी है, तो 120 सीट अकेले नीतीश कुमार लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको 120 सीट देगी लड़ने के लिए, इसमें थोड़ा संशय है और यहाँ टकराव की स्थिति आ सकती है क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि 120 सीट हम लड़ेंगे, जेडीयू लड़ेगी तो कम से कम 80-100 विधायक हमारे जीत कर आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी नहीं, यहाँ पेच फंसेगा। दूसरी तरफ लालू यादव हैं और लालू यादव के बारे में आपने भी गौर किया होगा सर, अनिल सिन्हा सर भी हैं, वो भी गौर किया। लालू यादव स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अक्सर वो आराम दिल्ली में करते हैं रहे हैं। लालू यादव अपनी बिटिया मीसा भारती के बंगले पर रहा करते हैं दिल्ली में और वो दिल्ली में ही उन्होंने डेरा डाले रखा है पहले, लेकिन लालू यादव कई महीनों से दिल्ली नहीं गए हैं, वो पटना में डेरा डाले हुए हैं, पटना में जमे हुए हैं और पटना में जमे हुए हैं, लालू यादव पटना में हैं। इसका मतलब खेल की गुंजाइश है। लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते कभी भी खराब नहीं होते। लालू यादव चाहे जितनी, नीतीश कुमार चाहे जितनी बार लालू यादव को झटका दे दे, लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते उसी तरह से बने हुए होते हैं। तेजस्वी ने एक बहुत सधी हुई चाल चली है और शायद यहाँ दोनों के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में और बीजेपी के बारे में, दोनों के बारे में ये कहना पड़ेगा कि थोड़ी दूरदर्शिता दिखाई बीजेपी ने भी। 400 पार का नारा बीजेपी भी लगा रही थी, मोदी भी लगा रहे थे, लेकिन उनको मालूम था कि हमारी क्या स्थिति होने जा रही है। और तेजस्वी यादव को भी लग रहा था, लालू यादव को भी लग रहा था कि नीतीश कुमार बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं चुनाव नतीजों के बाद, इसलिए नीतीश कुमार के लिए एक दरवाजा खोल कर रखा लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने। पूरे लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार पर कोई हमला तेजस्वी यादव ने नहीं बोला और ये कहते रहे कि वो मेरे अभिभावक हैं और मैंने पिता की तरह, एक बेटे की तरह उनका साथ दिया है। तो दरवाजा खुला हुआ है और नीतीश कुमार क्या सिर्फ ये कह रहे हो कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अब हम पाला नहीं बदलेंगे, 2 बार गलती हो गई, इससे ये मान लिया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार वाकई इधर उधर नहीं जाएंगे। उस हिसाब से तो चिराग पासवान न जाने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या कहा करते थे। आजकल हर 2 दिन 4 दिन के बाद गुलदस्ता लेकर वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाते हैं। तो राजनीति में तो कोई अस्थायी दुश्मन होता नहीं, अस्थायी दोस्त होता नहीं, और कैसे भरोसा करें नीतीश कुमार की बात का कि वो इधर उधर नहीं जाएंगे। अमित शाह कह रहे थे कि बीजेपी
के लिए दरवाजे बंद हैं, नीतीश बाबू के लिए खिड़की दरवाजा सब बंद है। और यही बात उन्होंने मैं कल एक बयान देख रहा था, यही बात उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कही थी। लेकिन आज दोनों सहयोगी हैं, तो कौन भरोसा करे इस बात पर कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, और क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को तकरीबन खत्म करने की कोशिश की है, और चुनाव के बाद अरुणाचल में उनके विधायक को तोड़ दिया। नीतीश कुमार ये सब भूल गए होंगे, मुझे नहीं लगता है, और नीतीश कुमार भूलते नहीं हैं। और आपने सर शुरुआत में एक शब्द का जिक्र किया, एक शब्द इस्तेमाल किया, रहस्यमयी चुप्पी। नीतीश कुमार की जो रहस्यमयी चुप्पी होती है वो अक्सर उनके मौजूदा सहयोगियों की चिंताएं बढ़ा देती है। तो ये जो नीतीश कुमार की रहस्यमयी चुप्पी है उसने बीजेपी की चिंताएं जरूर बढ़ा रखी है। खेल होगा, हो सकता है कल हो परसों हो, लेकिन खेल नहीं होगा ऐसी नहीं है। खेल की गुंजाइश है, और चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, और चिंता भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर नहीं करनी चाहिए। बिहार में एक और सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा। अभी 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 आऊंगा आपके पास, दो और मेहमान है, जरा उनसे पास हुआ हूँ। धनंजय जी भी जुड़ गए हमारे साथ। धनंजय जी महाराष्ट्र के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत अच्छा लिखते बोलते हैं, हमारे साथ हैं। स्वागत है अनिल जी, धनंजय जी आपका। अनिल सिन्हा जी, बिहार की राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं, लालू यादव को आपने बड़ा अध्ययन किया है, नीतीश के दांव पेच को आप बड़ी बात जानते हैं। नीतीश क्या ऐसी शांत रहेंगे, मोदी जी की चालों में फंसते रहेंगे, या कोई चाल चलेंगे? देखिए, अभी हमको लग रहा है क्या कि अभी दो तीन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। एक तो क्या है कि बीजेपी एज ए पार्टी, लीडिंग पार्टी, अब एक डाउटफुल मतलब फ्यूचर वाली है। संदेह उसके मतलब भविष्य के चारों ओर घिर गया, मतलब मोदी के नेतृत्व वाली जो बीजेपी है। दूसरा कि मोदी एज ए ब्रांड जो है, मुझको लग रहा है क्या कि जो 240 उन्होंने घसीट कर ले लिया, पूरा मीडिया, ईडी, चुनाव आयोग, पैसा सबके जरिए इतना ले लिया, लेकिन वो उनका रियल वैल्यू नहीं। जो शेयर में कहता है ना कि इसका रियल शेयर वैल्यू नहीं है ये, तो वो रियल वैल्यू उनका नहीं है। उनका रियल वैल्यू 180 के आसपास था, जो 240 तक आ गया। बहुत मतलब उसमें आप चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका थी, पैसे की बहुत बड़ी भूमिका थी, उसके बाद कुछ इसकी भूमिका थी, मतलब जो ये है क्या कहते हैं, जो घटनाएं चली, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुआ, उसकी वजह से वो आ गई, बीजेपी इतना ले आई। तो इसीलिए ब्रांड वैल्यू के रूप में मोदी अब बहुत ही कमजोर स्थिति में है, और उनके भविष्य से जोड़ करके कोई राजनेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी अब अपने को जोड़ेगी नहीं। मतलब अब मोदी एज ए ब्रांड से रिलेट करके कोई नहीं चाहेगा। दूसरा है कि बीजेपी एज ए पार्टी मोस्ट अनरिलायबल पार्टी, और जिसको अविश्वसनीय कहते हैं, वो अविश्वसनीय पार्टी के रूप में उभरी अपने एलाइज के साथ, अपने उसके साथ उनका बहुत खराब रवैया रहा। और अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में अजीत पवार को जिस तरह से ले आए थे कि लग रहा था कि शिंदे को साइड लाइन करके वो अजीत पवार को आगे बढ़ाएंगे। अभी स्थिति यह है कि अजीत पवार को लगभग डंप करने के मूड में है, और आरएसएस ने उसका इंडिकेशन भी दे दिया है। लेख वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो दोनों, एक अविश्वसनीय पार्टी और अविश्वसनीय ब्रांड, इसके साथ कोई अपना भविष्य नहीं जोड़ेगा। और नीतीश जी कम से कम, इससे मैं अभिषेक से सहमत हूँ कि आप ये आसान नहीं है मतलब सोच समझना कि वो क्या करेंगे। लेकिन मैं मतलब पॉलिटिकली देख रहा हूँ, मैं ये नीतीश जी के की सोच या उनका क्या चल रहा है उसके आधार पर नहीं देख रहा हूँ। उसके आधार पर देख रहा हूं कि जो सिचुएशन आया है कि लेजिटिमेसी बहुत कम हो गई है। इस जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई, जिस तरह से उन्होंने फिर मंत्रिमंडल बनाया, उससे उनका विश्वास उनके प्रति और बढ़ा है, जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं या समर्थक हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश जरूर दूसरा कोई प्लान कर रहे होंगे। अब है क्या कि उस प्लान में जो उनकी जो योजना है, उस योजना में बाकी क्या चीजें हो सकती है। निश्चित तौर पर ये मैंने निशांत जो उनके बेटे हैं, इसकी चर्चा मैंने भी सुनी कि उनको लाने के लिए उनके पार्टी में दबाव चल रहा है। और मैं मानता हूं, मतलब मैं परिवारवाद का जो चला है, मतलब जो ना उसके खिलाफ जो चला है, उसके पक्ष में हूं कि परिवारवाद पॉलिटिक्स में होनी नहीं चाहिए, परिवार के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो स्थिति है नहीं।
निश्चित तौर पर अगर जेडीयू को सरवाइव करना है तो मैं तो इस बात का समर्थन करूंगा कि वो इसकी कमान अपने बेटे को सौंप दें। अदरवाइज मतलब जेडीयू सरवाइव एज ए पार्टी नहीं करेगी। अभी तक जो स्थिति जहां भी आपने देखा हिंदुस्तान में, उसमें यही दिखाई दे रहा है। बीजेपी को चूंकि एक परिवार पहले से है, संघ परिवार, इसीलिए वो टिक रही है। लेकिन परिवार अब उसको मतलब थोड़ा आइडियोलॉजिकली लेना चाहिए। परिवार का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ बाल बच्चा यही है, आइडियोलॉजिकल परिवार भी है। इसीलिए बीजेपी सरवाइव कर रही है कि संघ परिवार उसके साथ है, उस संघ परिवार का ही की संतान है। तो वो इसीलिए परिवार तो है वहां भी। ये ऐसे इसी तरह से नीतीश के यहाँ अगर ये डिमांड चल रहा है तो वो वाजिब है कि उनको बेटे को सौंप दिया जाए। और जो वीडियो मैंने उसका देखा तो मुझको तो मैं नीतीश जी को पहले भी देख चुका हूँ, मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी देख चुका हूँ और बाद में भी देख रहा हूँ। उनसे ज्यादा समझदार हमको उनका बच्चा जो ये बेटा है, वो उस अपने वीडियो में वो तो ज्यादा समझदार है। उसको देश की राजनीति और समाज के बारे में ज्यादा समझ है और ज्यादा बेवाक होकर बोल सकता है। नौजवान में जो होना चाहिए फोर्स होना चाहिए वो है। तो वो है स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या है, अगर जेडीयू अगर जिसमें कि उनका बेटा अगर कमान संभालता है और एक यूनाइटेड जेडीयू का क्या भविष्य है बीजेपी के साथ, निश्चित तौर पर प्रश्न इस पर सवालिया निशान लगते हैं। और तब अब जेडीयू को तय करना है कि उनकी सही स्थिति कहां हो सकती है। अब है क्या कि इसमें निश्चित तौर पर कमजोरी दिखाई आरजेडी ने भी, नहीं तो 12 सीट भी उनको मिलना मुश्किल होता। जिस तरह से टिकट सिलेक्शन हुआ या जो कैंपेनिंग में जो कमजोरी तेजस्वी ने दिखाई कि राहुल गांधी और इन लोगों को ज्यादा नहीं मतलब आया, अकेले उनको लगा कि जीत लेंगे, ये उनकी भूल थी। और जो सिर्फ नौकरी वाले इशू पर, संविधान वाले इशू पर ज्यादा नहीं जोर दिया, जो जिसकी वजह से जो आपको यूपी में नजर आया वो यहाँ नजर नहीं आया, दलितों का जो शिफ्ट वोट होने का, क्योंकि संविधान वाला इशू नंबर 1 इशू नहीं बन पाया। तो ये सब गलतियां हुई। तो अब है क्या कि जेडीयू एज ए पार्टी अगर सरवाइव करनी है तो क्या वो गिरते हुए मोदी ब्रांड के साथ अपने को जोड़ेगा या वो जोड़ेगा अविश्वसनीय बीजेपी के साथ। निश्चित तौर पर वो कुछ नई राजनीति के लिए की कोशिश करेगा। और मुझको लग रहा है कि इसकी संभावना है, बनती है कि जेडीयू जो है शिफ्ट करे अपनी पॉलिटिक्स को अवे फ्रॉम बीजेपी से अलग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये एक नई दिशा तो लेनी पड़ेगी। धनंजय जी, आपको क्या लगता है ये जो बिहार में जो कुछ घट रहा है, क्या नीतीश खामोश होकर देखते रहेंगे कि मोदी जी फैसले ले रहे हैं? अब तक रेल मंत्री का दायित्व जो है वो बिहार के किसी न किसी व्यक्ति को मिलता रहा, लेकिन जब मंत्रिमंडल बटा जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो हैसियत कम कर दी गई। क्या लगता है ये सब खामोश चलते रहेंगे या फिर कहीं एक कोई आग है जो जमीन के नीचे धधक रही है, ज्वालामुखी के रूप में फट सकती है? धनंजय जी, ज्वालामुखी धधक भी रही हो तो फटने की जो गुंजाइश मुझे नहीं दिखाई पड़ती। और उसकी वजह ये है कि उनके अगर 12 सीट लेके चले जाएंगे तो क्या सरकार गिर जाएगी? तो नीतीश कुमार इतने बेवकूफ नहीं है कि वो अगर उनके हटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, वो खाली छोड़ते नहीं है, वो पकड़ते हैं, पहले पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो जुड़ते हैं या कोई ऐसा समीकरण बनता है जिनसे जुड़ते हैं तो सरकार बनती है? अगर सरकार बनती है तब तो नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं बनती है तो नीतीश कुमार अगले 5 साल तक रहेंगे। उनमें कोई ये मत शंका संदेह मत कीजिए। मैं देख रहा हूँ मेन मीडिया भी शंका संदेह कर रहा है। मुझे नीतीश कुमार में कहीं ये नहीं दिखाई पड़ रहा। नीतीश कुमार को अगर आप रीड कीजिए पिछले खास करके 10 वर्षों में, 10 वर्षों क्यों, 2014 से रीड कीजिए, 10 हो ही गया। 2014 के पहले जो उन्होंने छोड़ा था वो तब छोड़ा जब उनके साथ कांग्रेस और आरजेडी के लोग इतनी संख्या में थे कि उनकी सरकार बनवा सकते थे। फिर उन्होंने छोड़ा तो तब छोड़ा बीजेपी में आए जब उनको लगा कि बीजेपी के साथ हम सरकार बना सकते हैं। फिर छोड़ा और आरजेडी के साथ आए, तब छोड़ा जब उनको लगा कि हम सरकार बना सकते हैं। सरकार अगर नहीं बना सकते हैं तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो अभी 12 सीटें उनकी है। क्या हमें कोई बतलाइए कि एनडीए सरकार से अगर हट जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिरेगी? नहीं गिरेगी। तो जब नहीं गिरेगी तो नहीं हटेंगे। हाँ, वो अपनी बात कुछ कहेंगे, कुछ ऐसी बात बोल देंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिससे लगेगा, या कुछ मांग लेंगे जिससे उनके पांव छूने को लेकर के बड़ा चलता रहता है। हालांकि इसमें अभिषेक ज्यादा बढ़िया बताएंगे बिहार में क्या चल रहा है।
लेकिन मैं भी मानता हूँ वो सहजता नहीं है, नीतीश कुमार की वो सहजता नहीं है, मानसिक स्थिति उनकी कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मानसिक तौर पे जिस हमारे जिला के ही है, हमसे बहुत दूर नहीं है उनका गांव, हम उस गांव के उस इलाके के लोगों को जानते हैं क्या पानी है उस इलाके में। वो इतना क्या कहिए एकदम घिरा हुआ नहीं है कि आदमी किसी के पांव छू लेगा। और न वो ये ऐसा चालाक है, वो इसी जात से नहीं आते हैं जो अपनी चालाकी में जो है पांव छू करके काम निकाल लेगा। वो जाति में चालाकी भी नहीं है वैसी बात, वो जाति में ईगो वाली जात है। तो ईगो वाली जात है। नीतीश कुमार क्यों ऐसा कर रहे हैं वो मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन एक मैं कहूं कि नीतीश कुमार ने जब भी पाला बदला तो बाला सिर्फ इसलिए बदला कि मेरी चलती रहे। मेरी चलती रहे मतलब मैं ही हूं जो बिहार को स्वर्ग बना सकता हूं, बाकी किसी में क्षमता नहीं है। मैं नहीं रहूंगा तो कोई बन जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे रहते कोई दूसरा नहीं बनेगा। वैसे ही उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि मैं ही हूं जो भारत का प्रधानमंत्री हो सकता हूं और ऐसा प्रधानमंत्री बन सकता हूं कि अब तक कोई बना नहीं प्रधानमंत्री। ये उनके अंदर ग्रंथि है और इसी ग्रंथि के तहत वो हट गए जब इंडिया गठबंधन ने कहा कि नहीं मैं कन्वीनर आपको नहीं बनाता हूं। अब उनके लिए एक सपने का टूटना था, जब उनका सपना टूटेगा तो आपका सपना भी टूटने नहीं देंगे। ये नीतीश कुमार का कैरेक्टर है, इसको रीड कीजिए। जब उनका सपना नहीं बनेगा तो आपका सपना भी सच नहीं होने देंगे, फिर किस तीसरे का सपना सच कर देंगे ताकि ना तुमको मिला ना मुझको मिला। अब जब मोदी जी के साथ आए तो मोदी जी भी देखिए उठ के खड़ा हो जाते हैं फट से। वो इसलिए हो जाते हैं खड़ा कि मोदी जी को पता है कि ये आदमी किस समय क्या कर देगा कुछ पता नहीं, और बात ऐसी ला देगा जहां फंसा देगा। समझिए जाति सर्वेक्षण जब बिहार में हुआ उसमें बीजेपी ने साथ दिया हर जगह। क्या बीजेपी फंसी हुई नहीं है? वही जाति सर्वेक्षण जो है कांग्रेस के लिए सामाजिक न्याय बन जाता है और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है वो कहते हैं कि हम देश भर में जाति सर्वेक्षण कराएंगे, हम महिलाओं को हर गरीब महिलाओं को हम 8,500 रुपया देंगे। नीतीश कुमार ने यही तो कहा कि हर गरीब परिवार को जाति सर्वेक्षण आया और आया कि आर्थिक तौर पे कौन गरीब है, तो सारी जातियों सारे धर्मों के लोग पकड़े गए। तो हुआ कि जो जितने भी 95 लाख परिवार जो गरीब परिवार है उन सबको 2-2 लाख रुपया हम देंगे। तो 2 लाख रुपए का जुगाड़ उनको करना है। तो अगर सरकार गिरा देते हैं तो उनका 2 लाख का जुगाड़ होगा। एक और मैं बताऊं, अभी लेटेस्ट चल रहा है, अभिषेक भी बताएंगे ज्यादा सही, कि अभी कह रहे हैं कि आप जो भी युवा है बिहार के वो सब एप्लीकेशन करें, आपको स्वरोजगार के लिए हम 10 लाख रुपया देंगे या 50% सब्सिडी देंगे। ये पैसा कहां से आएगा? बिहार में इतना पैसा है, वहां कुएं का तेल है क्या? ये तेल का कुआं है कि वहां से पैसा निकलता है और पूरा चाइना का पैसा इधर आ जाता है? कुछ नहीं है। पानी भी वहां के कुएं में कम हो गया है, पहले कुआं में बहुत पानी हुआ करता था, पानी भी अब नहीं है। तो नीतीश कुमार अभी अभी मुझे लगता है कि अप्रासंगिक है फिलहाल। अभी उनकी मूल चिंता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव कैसे हो, मैं कैसे जगह पे रहूं और हमारे लिए क्या कोई जगह बनती है कि हम ज्यादा पैसा ला सके बिहार में और बिहार में ला करके हम कह सकें कि देखो हमने ये बना दिया। इतनी चिंता है, बाकी चिंता सरकार गिराने की चिंता भी उनकी नहीं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है और लगता भी यही है कि ऐसा ही कुछ होगा राजनीति में। एक अच्छी चर्चा के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अनिल जी, धनंजय जी, अभिषेक जी, आपने समय दिया, आभार आपका। हम लोग बात कर रहे थे बिहार की चर्चा पर कि नीतीश बाबू का रुख क्या हो सकता है? क्या वो पलटी मारेंगे या फिर 5 साल तक संघ में साथ में रहेंगे? मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। बताइएगा ज़रूर, चैनल को जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।